A mistake doesn't define you. A mistake doesn't define you. But the response towards the mistake that what defines you. So hello everyone. My name is Ayusha and I am a first year MBBS student at All India Institute of Medical Science ऋषिकेश. That is AIIMS ऋषिकेश. अभी तुम्हें पता है नीट के लिए जो ऑन एन एवरेज 2 महीने ही बचे, मतलब 2 महीने ही बचे, अप्रैल और मार्च और अप्रैल का महीना। और इस समय क्या हो रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है। अभी क्या हो रखा है कि हर एक इंस्टीट्यूट जो होगा वो अपना क्रैश कोर्स और अलग अलग टाइप की टेस्ट सीरीज को चालू उन्होंने शुरू कर दिया होगा कि हम तुम्हारे नीट का सिलेबस 2 महीने में करा देंगे, तुम ये टेस्ट सीरीज दे दो तो हम तुम्हारा गारंटी 650 नंबर प्लस नंबर आ जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ जो इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा बच्चे इग्नोर करते हैं वो अपनी गलतियां। मुझे अभी भी याद है कि ऐसी कुछ गलतियां जो यूजुअली एक नीट एस्पिरेंट इस लास्ट के 2 महीने में करते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर अगर 650 प्लस आ रहे हैं तो वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं अराउंड 400 या 300। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इन गलतियों को याद रखते हैं और उनके नंबर अगर 300 400 500 आ रहे हैं और नीट के एग्जाम में भी इतने आ जाते हैं, आराम से अच्छे खासे 650 नंबर वो लेके आ जाते हैं। तो ऐसे क्या गलतियां हैं जो वो इस 2 महीनों में करते हैं या फिर सुधार सकते हैं सो दैट जिनके नंबर अच्छे खासे इंक्रीज हो जाए। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक हमेशा एक टीचर या एक पेरेंट्स तुम्हें हमेशा एक बात बोलेंगे कि दूसरों की गलतियों से सीखो। क्या? दूसरों की गलतियों से सीखो। अब पता क्या होता है, जब मैं अपने ड्रॉप ईयर में था तो यूजुअली ना मुझे टीचर्स हमेशा ये बात कहते थे। तो मैंने ना एक दिन बैठ के इस चीज के ऊपर सोचा कि ऐसा टीचर क्यों बोल रहे हैं बार बार कि दूसरों की गलतियों से सीखो। पर मैंने ना बैठ के ये एनालाइज किया कि पता क्या, लाइफ में ना तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम हर एक गलती को कमिट करो फिर उसे सुधारो। कभी कभी क्या होता है, हमें लाइफ में ना दूसरों की गलतियों को देख के उसे सीख के फिर अपने ऊपर लाना चाहिए, उसे हमें सीखना चाहिए। वट डज इट मीन्स, वट एक्चुअली इट मीन्स। ठीक है, तो मैं तुम्हें छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा। ऐसे मैं तुम्हें अभी टॉप 10 मिस्टेक्स बताऊंगा यूजुअली जो मैंने अपने 11th 12th में या फिर जब मैं अपने ड्रॉप ईयर में जब मैं टेस्ट देता था उसमें मैं गलतियां करता था, जिससे मेरे नंबर फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 400 नंबर आए। और सेकंड, लेकिन उस गलती को मैंने सुधार के अपने सेकंड अटेम्प्ट में उन्हीं मार्क्स को मैंने कितने लिए, 400 से 705 पे लिए। ठीक है, तो टॉप 10 वीडियो के लिए हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज द ओएमआर स्ट्रेटेजी। अब क्या हो रहा है कि बिफोर टेलिंग अबाउट ओएमआर शीट मैं तुम्हें छोटी सी कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था 12th क्लास में, उसके ना यूजुअली हर एक टेस्ट फुल सिलेबस में उसके 650 से ऊपर ही नंबर आते थे हमेशा हर एक टेस्ट में। और को ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं आराम से नीट क्लियर कर जाऊंगा। अब क्या हुआ, नीट का पेपर के दिन आया, उसने सारे अटेम्प्ट किए, ओएमआर शीट भर के आया और जैसे ही ओएमआर शीट के घर पे भर के आया उसने पार्टी दे दी कि भाई मेरा तो सिलेक्शन पक्का है। और जैसे उसका रिजल्ट आया, मतलब उसके एक्सपेक्टेड स्कोर थे कि वो आराम से 685 नंबर ले आएगा, लेकिन उसे नंबर कितने आए, 43। यस, यू आर हर्ड इट राइट, 43। अब हुआ क्या, उसकी फैमिली, हम सारे दोस्त, हम सारे के सारे शौक में थे कितने बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई। जब ओएमआर रिलीज हुई तब हमें पता चला कि उसने फिजिक्स में एक क्वेश्चन विच इज अराउंड जो 10 या 12 के बीच में था, 10 या 15 के बीच में था, उसमें से उसने एक क्वेश्चन छोड़ रखा था, लेकिन उसने वो चीज चेक नहीं की, उसने वो भी फील कर दिया। अब लाइन बाय लाइन, मतलब पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, लाइन बाय लाइन इसके सारे के सारे गलत गए। देख रहे हो, जिस बच्चे के हर एक टेस्ट में 650 प्लस नंबर आते थे उसके नीट के नंबर में इतने कम नंबर आए। द रीजन इज उसने ओएमआर शीट की प्रैक्टिस ही नहीं की थी। मतलब वो भी मेरी तरह ऑनलाइन स्टूडेंट था और उसने कभी भी आज तक ओएमआर शीट की प्रैक्टिस नहीं की थी। उसको पता नहीं था कि ओएमआर शीट भरते कैसे है, कैसे इसकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या सीक्वेंस रहना चाहिए, किस तरह से सर्कल भरना है, कि भाई तुम्हें पहले क्वेश्चन नंबर देखना होता है, फिर उसे भरना होता है, फिर रीचेक करना होता है। दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर ओएमआर शीट। तो मैं तुम्हें जितने भी ऑनलाइन बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनको मैं पहले ही बताता था कि भाई हो सके तो ऑफलाइन टेस्ट दे दो, और अगर ऑफलाइन टेस्ट तुम नहीं दे पा रहे हो तो तुम्हारे पास मैंने एक अच्छा खासा तरीका बता रखा है कि पीडीएफ निकालो और मैच निकालो, उसे फिल करो। और मैं तुम सबसे ये गारंटी कमेंट में ये चीज चाहता हूँ कि अब से हम जितने भी टेस्ट देंगे उसे ओएमआर शीट फॉर्म में ही देंगे। डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, द सेकंड मिस्टेक इज इग्नोरिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। देखो अभी क्या है कि एनसीईआरटी तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी सबको पता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहा है तो सारे के सारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे की, इन टेक्स्ट क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। मुझे अभी भी याद है, जैसे कि तुम अगर देखोगे, मुझे अभी भी याद है कि जो सेल वाला चैप्टर है उसमें ना कुछ एमसीक्यूज दे रखे हैं, जितने भी, वैसे तो हर एक चैप्टर में दे रखे हैं, लेकिन ना एसएल वाले चैप्टर में एक एमसीक्यू दे रखा हुआ है जिसमें ना एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेल इज डी नोवा, मतलब एक कुछ वर्ड लिखा हुआ है डी नोवा से रिलेटेड। तुम एक बार देखना,
और मैं गारंटी कह रहा हूँ कि ये सेम क्वेश्चन है, सेम वर्ड डी नो होगा, तुम एक बार देखो पीवाईक्यू में, तुम्हें आराम से सेम सेम वर्ड तुम्हें मिलेगा पीवाईक्यू के अंदर। ठीक है, आप कहोगे भैया ये वर्ड तो हमने कभी सुना ही नहीं, भाई एनसीईआरटी के ये वर्ड है, लाइक बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में है। सेम चीज अगर तुम केमिस्ट्री में जाओगे तो केमिस्ट्री में ना एक वर्ड लिखा हुआ पेलोड के ऊपर, पेलोड के ऊपर यूजुअली क्या होता है कि एनसीईआरटी में ये ना इंटेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है पेलोड का, वो भी दे रखा है। अगर मान लो कभी गलती से वो क्वेश्चन नीट में आ गया, नीट में अगर वो क्वेश्चन गलती से आ गया, डेफिनेटली सारे के सारे बच्चे छोड़ के आएंगे, क्योंकि ना ही वो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट बुक में, ना ही कोई कोचिंग में पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर तुम एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें वो प्रॉपर दिख जाएगा। इवन मैं तुम्हें छोटी सी बात बताता हूँ, मुझे याद है जब मैं 21 या 22 2020 या 21 का पेपर सोल्व कर रहा था, तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बहुत सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं, उनसे इंटेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं उन पेपर्स में। ठीक है, और इवन मैं तुम्हें छोटी सी बात भी बता सकता हूँ कि अगर तुम 2023 और 24 का पेपर भी देखोगे ना, तो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिट्टो है, लेकिन उससे रिलेटेड है, लाइक थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर दी, या फिर थोड़ा सा रिएक्शन चेंज कर छोड़ कर दिया, लेकिन सब है टोटल सब चीज सेम। ठीक है, तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाई अभी जितना भी टाइम बचा है उसे थोड़ा टाइम दो कि तुम इंटेक्स्ट क्वेश्चन और जो एनसीईआरटी का जो बैक एक्सरसाइज है उससे सोल्व करो, लाइक जितने भी एमसीक्यू दे रखे हो तो तुम करो ही करो। अब तीसरी बात आती है समरी, आती है समरी। देखो एनसीईआरटी तो सारे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना वो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद समरी नहीं पढ़ते हैं। लाइक मैं तुम्हें छोटी सी बात बताता हूँ, लाइक अगर तुम ना पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो पुरानी एनसीईआरटी में ना एक लाइक टिश्यू वाले चैप्टर में छोटी सी बात लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि एडिपोज टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन अगर तुम इसी चीज को समरी में पढ़ोगे ना पुरानी एनसीईआरटी में, तो उसमें लिखा हुआ है एडिपोज टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देख रहे हो, एक जगह लिखा हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक जगह लिखा हुआ है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट होगा कि भाई क्या आंसर होना चाहिए। तो ऐसी सेम चीज एक और चीज लिखी हुई है कि सेल वाले कह रहा हूँ टिश्यू वाले चैप्टर में, कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें चारों 4 टाइप ऑफ एपिथेलियम पाए जाते, 4 टाइप ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं, एपिथेलियम भी, कनेक्टिव भी, मस्कुलर भी और एक न्यूरल भी। अब सोचो इसका आंसर क्या होगा। अगर तुम एनसीईआरटी ढंग से पढ़ोगे ना तो उसमें ये चीज लिखी हुई है, दैट इज द हार्ट, दिल। हार्ट के अंदर ये चारों के चारों टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। द रीजन इज तुम्हें ये क्यों नहीं पता है, क्योंकि तुम एनसीईआरटी के समरी को, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रहे हो। अगर तुम इस चीज को पढ़ोगे तो डेफिनेटली तुम्हें पता चलेगा। इवन ये चैप्टर नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे सेल वाले चैप्टर भी है, लोकोमोशन वाला है, लाइक एक्सक्रीटरी वाले में तो बहुत सारी चीजें दे रखी है जो इंटेक्स्ट में नहीं दे रखी है, लेकिन वो समरी में दी हुई है। तो अगर तुम उसी चीज को पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई एनसीईआरटी कितनी जरूरी है। अगर तुम नहीं मानो तो तुम 2024 में भी देख सकते हो कि 2024 में समरी से फिजिक्स में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एटम्स के ऊपर। अगर जिस बच्चे ने पढ़ा था सही किया, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा तो गलत किया। तो वही मैं कहता हूँ कि भाई फिजिक्स के लिए तुम समरी पढ़ो, बाकी जो चैप्टर्स हो गए लाइक फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, इनके लिए भी तुम्हें समरी पढ़नी। नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ टेस्ट। देखो मैं ना हर एक वीडियो में तुम्हें यही कहता हूँ कि तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन अपने टेस्ट की एनालिसिस अच्छी तरह से करो। क्योंकि देखो टेस्ट तुम जितना सीखोगे ना, क्योंकि टेस्ट इज द वे जिसे तुम अपनी गलतियों का पता चलेगा। क्या पता चलेगा? गलतियों का पता चलेगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम सिली मिस्टेक किसमें कर रहे हो, कैलकुलेटिव मिस्टेक किसमें कर रहे हो, कंसेप्ट वीक है तुम्हारे, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है, या जितनी भी टाइप की गलती होगी। मैं सबको ये कहता हूँ कि अगर तुम्हारे नंबर 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज तुम्हारे पास 4 से 5 घंटे तुम्हारे पास होना चाहिए टू एनालाइज योर टेस्ट। सिमिलरली अगर जिस बच्चे के 600 नंबर आ रहे हैं या फिर दे आर स्कोरिंग मोर देन 600 और 550, उनको मिनिमम 2 से 3 घंटे टाइम देना चाहिए टू एनालाइज देयर टेस्ट। मुझे अभी भी याद है कि जितना मैं टेस्ट से सीखा हूँ ना, उतना मैंने किसी चीज से नहीं सीखा। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, टेस्ट से ही मैंने सबसे ज्यादा सीखा। बेशक मैंने टेस्ट कम दिए हो, लेकिन ना जितना मुझे उनका आउटपुट मिला है ना, जितना मुझे आउटपुट मिला है वो डेफिनेटली कम से कम 200 टेस्ट के बराबर है, 200 से ज्यादा टेस्ट के बराबर है। मतलब एक टेस्ट का मैं इतनी अच्छी तरह निचोड़ लेता था कि एक टेस्ट मुझे 5 टेस्ट के बराबर लगता था। तो तुम सोच सकते हो कि एक टेस्ट को एनालाइज करना कितना जरूरी है। इवन मुझे अभी भी याद है कि बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे मुझे भेजते हैं कि भैया देखो हमने टेस्ट एनालाइज किया है, अब हमें कुछ एडवाइस दे दो। इवन मैं उनको एडवाइस देता हूँ, ठीक है। तो तुम चाहो तो अपना टेस्ट एनालिसिस करो, मुझे भेजो, सो दैट तुम्हें मैं बता सकूं कि हाँ भाई ये तुम। देन नेक्स्ट वन इज सबसे बड़ी चीज जो चल रही है वो है वन शॉट। मतलब अभी तुम्हें पता है नीट के लिए बहुत ज्यादा बहुत कम टाइम बचा है, और अभी बच्चे सबसे ज्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं वन शॉट पे या ओनली लेक्चर्स पे। देखो सबसे बड़ी गलती नीट एस्पिरेंट की यही होती है। लाइक मुझे अभी भी पता है कि टेलीग्राम में बहुत बच्चे मेरे से कहते हैं कि भैया हमने ये सोचा कि हम पहले सारा का सारा सिलेबस पूरा कर ले, उसके बाद हम टेस्ट दे देंगे, उसके बाद हम रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी बच्चे की। अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई वन शॉट देखूं और बस ओनली लेक्चर देखो, तो तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। डेफिनेटली मेरे से लिख के ले सकते हो, अगर तुम बस लेक्चर देख रहे हो और कोई भी टेस्ट या क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तुम कोई भी
चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर तुम उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे उसकी, जब तुम लेक्चर ही देखते रहोगे तो तुम नहीं सीख पाओगे भाई, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि भाई कौन सी चीज कहाँ पे है। तो द नेक्स्ट मिस्टेक इज दिस वन, जो तुम्हें सुधारना। मैंने 2023 में एक छोटी सी गलती की थी कि मैं भी ना बस लेक्चर ही लेक्चर देखता था, ना ही मैं टेस्ट देता था, ना ही मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। लाइक मुझे अभी भी याद है 2023 में मैंने बस फिजिक्स वाला के सारे वन शॉट वीडियो देखे थे, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि मुझे 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ गया। अगर मैं उसी समय अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता, टेस्ट दे देता, तो डेफिनेटली मुझे ये सब चीजें नहीं करनी। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द सीक्वेंस एंड द ओएमआर स्ट्रेटेजी। आपको भैया ओएमआर स्ट्रेटेजी के बारे में तो आपने बता दिया, आप दोबारा क्यों? देखो, ओएमआर के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन बच्चों को ना यही नहीं पता कि भाई हमारा सीक्वेंस क्या रहना चाहिए। लाइक तुम्हारा पीसीबी रहना चाहिए, या लाइक हर सेक्शन के बाद तुम्हें देना है, लास्ट में देना है, हर 10 क्वेश्चन के बाद देना है, या फिर हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय देना है। तुम ना एक ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट वन विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज रिवीजन। अब क्या होता है कि इस समय क्या हो रहा है कि जैसे अभी मार्च आ चुका है और अप्रैल आने वाला है। अभी ना सबसे ज्यादा बच्चे मेरे से कहते हैं भैया हमें ना रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा है। लाइक वो ये मेरे से कहते हैं कि भैया हमारे दिमाग सैचुरेट हो चुका है, माइंड ब्लैंक हो चुका है, हमें मन नहीं करता पढ़ने का, रिवाइज करने का, चीजें नहीं करता। भाई तुम्हारे पास ये बहाने नहीं है, रिवाइज तो तुम्हें करना पड़ेगा। बेशक तुम उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में करो, या फिर बुक पलटने के फॉर्म में करो, या अपने नोट से पढ़ो। मैं बेस्ट ये मानता हूँ कि अभी इस समय अभी नोट्स बनाने के सबसे बेस्ट टाइम होता है। द रीजन इज अभी तुमने पूरा का पूरा चैप्टर्स पढ़ रखा है, तुमने टेस्ट दे रखे है, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है। अब तुम्हें पता है कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, उसे तुम क्या करो अपने नोट्स के अंदर डालोगे। ठीक है, देखो मेरे सर हमेशा ही कहते थे कि तुम्हारे पास इतने अच्छे नोट्स होने चाहिए कि अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि तो इस चैप्टर का भी आधे घंटे का टेस्ट है, तो तुम अपने चैप्टर से रिवाइज करके लाइक विद इन 20 और 15 मिनट तुम उस चैप्टर को पूरा का पूरा रिवाइज करके और तुम अच्छा खासा टेस्ट में टेस्ट अटेम्प्ट कर सको। इतना अच्छे खासे तुम्हारे नोट्स बने रहने चाहिए। और मुझे अभी भी याद है कि मेरे शॉर्ट नोट जो थे फिजिक्स के थे, केमिस्ट्री के थे, वो इतने ज्यादा अच्छे और क्रिस्प बने हुए थे कि मुझे कोई भी चैप्टर को रिवाइज करने में 15-20 मिनट से ज्यादा टाइम लगता ही नहीं था। और अगर तुम्हें मेरे नोट चाहिए तो जाओ मेरे टेलीग्राम पे मैंने अपने सारे के सारे नोट डाल रखे हैं। और इवन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अच्छे खासे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, जिसमें मुझे बच्चे हमेशा कहते हैं कि भैया बेशक हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन से हमें इतना ज्यादा सीखने के लिए मिलता है कि जो मतलब एक क्वेश्चन उनको 3 या 4 क्वेश्चन के बराबर लगता है। ठीक है, तो डेफिनेटली जाओ यार, मेरे टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, उसे जाओ ज्वाइन करो। हम डेली बेसिस पे 10 से 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं बायो के, और बहुत जल्दी मैं फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए भी लाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू हो रखा है और नेटवर्क का भी। तो जाओ। द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज डायग्राम, दैट इज डायग्राम। जिस तरह से तुम्हें पता होगा, अगर तुमने तो 2024 का पेपर जिस बच्चे ने दे रखा है, तुम्हें पता होगा कि यार डायग्राम के बिल्कुल अच्छे खासे क्वेश्चन 2024 में आ रखे थे। और जिस बच्चे ने डायग्राम के क्वेश्चन देख के गए थे, करके गए थे, सोल्व करके गए थे, डेफिनेटली उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया। और जिन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की रही है डायग्राम्स की, वो डूबे होंगे। देखो अब क्या है, एनसीईआरटी में ना, एनसीईआरटी की बुक में हर एक चैप्टर के ना कोई डायग्राम दे रखी है। मैं ये मानता हूँ कि ना तुम बेशक कुछ करो या ना करो, लाइक कुछ करो या ना करो, उस चैप्टर के डायग्राम अच्छी तरह से देख लो। लाइक मैंने लास्ट वीडियो में बता रखी थी कि अगर मान लो मेरे कोई भी एक चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मैं क्या करता था, सबसे पहले मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की, फिर मैं एनसीईआरटी के पास जाता था। लाइक मैंने विनेशन का एग्जांपल दिया था, अगर मान लो विनेशन में मेरा पैरेलल विनेशन वो गलत हुआ है, तो मैं बुक खोलता था, फिर बुक खोल के उसके पहले थ्योरी पढ़ता था, फिर साथ में उसके डायग्राम्स है वो भी मैं देख लेता था। तो सेम चीज तुम्हें भी करनी है। लाइक मैं ये कहता हूँ कि जैसे मुझे अभी भी याद है कि जब लाइक एनसीईआरटी जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, लाइक लास्ट टाइम मेरी एनसीईआरटी पढ़ने की ये भी स्ट्रेटेजी एक रहती थी कि मैंने क्या किया, सबसे पहले बुक खोली, बुक में देखा ये वाला डायग्राम दे रखा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। लाइक फॉर विनेशन का एग्जांपल लेते हैं। लाइक मैंने विनेशन वाला टॉपिक खोला, उसमें देखा कि भाई डायग्राम क्या कहते हैं, ये वाला डायग्राम दे रखा है, ये वाला डायग्राम दे रखा है। फिर उस डायग्राम लाइक मैंने देखा कि भाई ये आइडेंटिफाई किया मैंने कि हाँ भाई ये पैरेलल विनेशन का है। फिर पैरेलल विनेशन के जितने भी फीचर्स है, जितने भी उसके डिस्टिंक्टिंग फीचर्स हो गए, या जितने भी चीजें, उसमें मैं अपने माइंड में रिमाइंड करता था कि भाई ये चीज है, ये चीज है। साथ ही साथ इससे मुझे ये फायदा रहता था कि मेरा डायग्राम तो रिवाइज हो जाता था, साथ ही साथ उस टॉपिक का जो फीचर्स है वो भी मेरे को याद हो जाते थे। इवन मैं तुम्हें ये कहूंगा कि एनिमल किंगडम, उसके डायग्राम को अच्छी तरह देख के जाना। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर वो ना तुमसे ना, अगर मान लो तुमसे कोई भी उनको नाम पूछना है, लाइक कोई भी एक साइंटिफिक नेम पूछना है, तो वो ना डायरेक्ट तुम्हें ये नहीं देंगे, वो नहीं कहेंगे कि भाई इसका नाम बताओ। वो क्या कर देंगे, डायग्राम दे देंगे और तुमसे पूछ लेंगे कि भाई इसके वो बताओ। लाइक मुझे अभी भी याद है 2021-22 में इन दोनों में अच्छे खासे एनिमल किंगडम के 2 क्वेश्चन आ रखे हैं जो टोटली डायग्राम बेस्ड है। उन्होंने दे रखा कि भाई इसका डायग्राम है और इसका नाम बताओ। वो यूजुअली मैमिलियन, एक तो मैमल का था और एक बर्ड्स का था। तो तुम जाके देखो, तुम्हें मिलेगा। और डायग्राम को प्लीज इग्नोर मत करना। डायग्राम
इग्नोर करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें 1 साल का और ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप एनटीए डाल रहे हैं। वन इज द प्रेशर हैंडलिंग। देखो, अब ना प्रेशर हैंडलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है किसी भी एक एग्जाम के ऊपर। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, उस समय हम ना प्रेशर में आ जाते हैं और बच्चों को पता ही नहीं रहता कि अगर भाई मैं प्रेशर में आ गया तो उसको हैंडल कैसे करना है। देखो, प्रेशर हैंडल करने का मैं बेस्ट तरीका ये मानता हूँ कि अगर तुम्हें प्रेशर फील हो रहा है तो 2 मिनट अपनी कॉपी पेन को छोड़ दो, आँख बंद कर लो, आँख को क्या कर लो, बंद कर लो, थोड़ी 1-2 मिनट के लिए पानी की सिप ले लो, पानी के घूंट ले लो, 1 या 2-3 ले लो, और उसके बाद या अगर तुम्हें तब और कुछ डीप सांस लो, लाइक डीप ब्रेथ लो, सांस लो, सांस छोड़ो। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने फिजिक्स का एक क्वेश्चन था प्रिज्म वाला, मुझे अभी भी याद है, फिजिक्स का एक क्वेश्चन था प्रिज्म वाला, मेरे से वो अटेम्प्ट नहीं हो रहा था, मेरे से क्या होता है, वो अटेम्प्ट हो ही नहीं रहा था। तो जब मेरे से अटेम्प्ट नहीं हो रहा, थोड़ा प्रेशर में आ गया, तो मैंने क्या किया, सेम चीज मैंने अटेम्प्ट की थी, मैंने अपना पेन वैन छोड़ दिया, बुकलेट बंद किया और मैंने एक गहरी सांस ली, पहले पानी पिया 2 घूंट और एक 3-4 गहरी सांस ली, और जैसे ही गहरी सांस ली तो मेरा माइंड जो था बिल्कुल अच्छी तरह से काम हो गया था, और उसके बाद जब मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मानोगे नहीं, वो फिजिक्स का क्वेश्चन प्रिज्म वाला मेरे से सोल्व हो गया था। ठीक है, तो दिस इज द वे कि तुम प्रेशर हैंडल कर सकते हो। इवन मुझे अभी भी याद है कि प्रेशर हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि तुम टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्या करो, टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें लगता है कि भाई फिजिक्स के क्वेश्चन में मुझे 1.5 मिनट लगते हैं, तो 1.5 मिनट का टाइमर लगाओ और 1.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन पढ़ो और उसे सोल्व करना स्टार्ट करो। सेम चीज तुम बायो के साथ कर सकते हो, सेम चीज तुम फिजिक्स के भी साथ कर सकते हो। इवन जो बच्चे टेस्ट देते हैं रेगुलर बेसिस पे या फिर हफ्ते में एक बार, तो वो डेफिनेटली उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी प्रेशर हैंडलिंग की। क्योंकि उनको पता है कि प्रेशर कैसे। नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर प्लानिंग। देखो, अभी तुम्हें पता है कि लास्ट के 2 महीने बचे हैं, और ना बहुत बच्चे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि भैया हमें ना प्रॉपर शेड्यूल दे दो, हमें ये बता दो कैसे करना है, क्या करना है, या फिर वो मुझे कहते हैं कि भैया हमें ना पता नहीं चल रहा कि हम कैसे ये करें, ये काम कैसे करें। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बच्चे जो करते हैं कि उनके पास ना प्रॉपर प्लान ही नहीं रहता कि पूरे दिन में उन्हें करना क्या है। अभी ना लास्ट के 2 मंथ रहते हैं, इसमें तुम्हारे पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि तुम्हें हर दिन हर घंटे क्या करना है, सो दैट तुम्हें उस चीज का प्रोडक्टिव मिल सके। मुझे अभी भी याद है कि लास्ट 2 महीने में मैंने जो शीट बनाई थी, तुमने अगर देखी हो शीट, जिसे मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर रखी है और मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा दूंगा, कि उस शीट में मेरे एक प्रॉपर शेड्यूल रहता था कि मुझे सुबह क्या करना है, शाम को करना है, मॉर्निंग में क्या करना है, और रात में क्या करना है, किस तरह से रिवाइज करना है, ताकि पूरे दिन मेरा दिमाग इस चीज में ना बीत जाए कि भाई मुझे करना क्या है। अगर तुम एक बार उस चीज को बना लोगे ना कि भाई इस तरह से मुझे प्लानिंग करनी है, तो डेफिनेटली तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार अपना एक पूरे का पूरा शेड्यूल बना लो, सो दैट तुम्हें कोई भी दिक्कत ना आए। बिकॉज लास्ट मोमेंट पे हल्का सा भी टाइम वेस्ट करना, दैट मीन्स कि लाखों बच्चे तुमसे आगे पहुंच चुके हैं। क्या गया, लाखों बच्चे तुमसे आगे पहुंच चुके हैं। और आई रियली डोंट वांट कि भाई जब तुम्हारी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी हो रखी है और हर बच्चा अपने पीक परफॉर्मेंस पे, उस समय पे तुम कोई भी गलती करो। टॉप 10 मिस्टेक यूजुअली एक बच्चा करता है ड्यूरिंग लास्ट 2 मंथ। मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि कमेंट सेक्शन पे तुम ये सब लिखो कि भैया इसमें से कौन कौन सी गलती तुम अभी भी कर रहे हो और कौन कौन सी गलती तुम अभी जाओगे सुधारने के लिए। लाइक तुम्हें अभी रियली नीड है कि भाई तुम्हें ये गलती सुधारनी है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, सो दैट इतना अच्छा कंटेंट जो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ वो बाकी सारे बच्चों को भी मिल सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, तब तक के लिए बाय।